नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं इंडिया डेली का प्राइम टाइम खास शो। इंडिया बोल रहा है विश्व गुरु भारत। जी हां, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि पूरी दुनिया कहती है। दुनिया के तमाम देश कहते हैं। आज भारत के और प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे लग रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भारत दुनिया की अगुवाई करने के मुहाने पर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने दुनिया में भारत को बतौर विश्व गुरु स्थापित किया है, जिसकी ताजा तस्वीर आसियान शिखर सम्मेलन में दिखाई दी। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने भारत की जमकर तारीफ की। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान शिखर सम्मेलन में भारत की खूब जय जयकार हुई। ये जय जयकार कोई और नहीं बल्कि चीन के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाने वाले देश फिलीपींस ने की। लेकिन बात इतने पर ही नहीं है। आसियान शिखर सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री ने जो भी कुछ कहा उसे सुनकर तो आतंक के आका पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्यों, समझिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच पुराने तनाव हैं, लेकिन हमारा काम है जितने देशों के साथ हो सके दोस्ती के रास्ते ढूंढें। हम पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के खिलाफ काम करते आए हैं और अब इसे और बढ़ाना चाहते हैं। आगे रूबियो कहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ आगे अपना साथ जरूर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये भारत या किसी और के साथ हमारे अच्छे रिश्तों की कीमत पर नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है पाकिस्तान के साथ हम जो कर रहे हैं वो भारत के साथ दोस्ती को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो ने भारत को लेकर ऐसी बातें कही हैं जिससे शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को मिर्ची जरूर लगेगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दो टूक कह दिया है कि उनका देश पाकिस्तान के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने का इच्छुक तो है, लेकिन ये भारत के साथ उसके ऐतिहासिक, उसके महत्वपूर्ण संबंधों की कीमतों पर बिल्कुल नहीं होगा। रूबियो ने कुआलालंपुर में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ में निर्धारित बैठक से पहले रूस के साथ में बाकायदा भारत की ऊर्जा संबंधों का जिक्र करते हुए कहा है कि दिल्ली ने पहले ही कच्चे तेल की खरीद में विविधता लाने की इच्छा व्यक्त की। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत दुनिया की अगुवाई करने में पूरी तरह से समर्थ है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं और कहा जा सकता है कि बार बार जो भारत को विश्व गुरु के रूप में एक बड़ी तस्वीर जो नजर आती है वो यही दर्शाती है, चाहे बात फिलीपींस के प्रधान की तरफ से कही गई हो या फिर यहाँ पर अमेरिका की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हो। आखिर इस बयान के क्या मायने हैं और पाकिस्तान को जिस तरह से अभी उन्होंने ये आईना दिखाया कि पाकिस्तान तो बड़ा खुश हो रहा था कि भाई अमेरिका अगर गले लगा रहा है तो उनको लग रहा था कि इंडिया जो है, इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान का हाथ पकड़ लिया, तो वहां पर भी एक तरह से उनको आईना दिखाते हुए क्लियर कट कह दिया, भाई साहब आप जरा कंट्रोल कीजिए, इतनी खुशियां मत आगे बढ़ाइए, क्योंकि उनकी खुशी पर पानी उस समय उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान से दोस्ती इंडिया के रिश्तों को दरकिनार करके नहीं की जा सकती। करेंगे चर्चा मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है उनसे आपको मिलवाती हूँ। फिलहाल मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह इस दौरान जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अली शाह। आपसे लगातार हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम बार बार कहते हैं विश्व गुरु की बात हो या फिर पूरी दुनिया में भारत की अहमियत को पूरी दुनिया समझती है कि हर लिहाज से, चाहे बात इकोनॉमी वाइज आगे बढ़ना हो, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट्स हो, और खास तौर से पिछले कुछ वक्त से अमेरिका जो एक अलग रुख अख्तियार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंडिया अपनी बातों पे तटस्थ रहा और यही झलक आसियान के इस मंच से नजर आ रही है। इसको ऐसा कहा जाए क्या? जी नैना जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए, अमेरिका हिंदुस्तान से अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहेगा, खास तौर से एक ऐसे मुल्क के लिए जो जहां पे आतंक पलता हो, पाकिस्तान। तो बिल्कुल रूबी ने बिल्कुल सही बोला है कि क्यों हम हिंदुस्तान से अपने रिश्ते बिगाड़े। हम हिंदुस्तान से रिश्ते नहीं बिगाड़ेंगे और हमारे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं मिस्टर एस जयशंकर साहब, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके थे। तो इनको डिप्लोमेटिक तरीके से डिप्लोमेसी काफी हैंडल करनी आती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब देश को आगे ले जा रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें मैं देख रहा हूं कि
आज की तारीख में अमेरिका को हिंदुस्तान की ज्यादा जरूरत है जितनी हिंदुस्तान को अमेरिका की जरूरत है। हिंदुस्तान क्वाड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, जापान, हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है क्वाड का। तो बिल्कुल बहुत अहम जरूरत है। बल्कि एंडरसन एयरफोर्स बेस जो कि अमेरिका में है, हम्म। वहां पर इनकी जब मिलिटराइजेशन ऑफ क्वाड की बात हो रही थी तो ये था कि क्वाड के राष्ट्रों के जितने भी फाइटर पायलट्स हैं वो अमेरिका के एंडरसन एयरफोर्स बेस में इनकी ट्रेनिंग होगी। जी। और हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है क्योंकि हम चीन के पड़ोसी हैं। हम्म। एक बात, अहम बात और बताऊं मैं, जिस दिन कोरोना काल में ही, जी। जी। जिस दिन हिंदुस्तान पे अमेरिका ने सैंक्शन डाले थे कि एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ कोविड वैक्सीन, हम्म। जिस दिन हिंदुस्तान ने 1 मिलियन वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करे, इसको मैं इत्तेफाक बोले कुछ भी बोले, लेकिन हुआ था ये, हम्म। उसी दिन हमको मालूम पड़ा कि अमेरिका ने सैंक्शंस हटाए हैं हिंदुस्तान के ऊपर से। हम्म। तो इससे साफ दर्शाता है कि हिंदुस्तान एक ग्लोबल, एक ऐसे स्तर पर है कि बड़े बड़े सुपर पावर को हिंदुस्तान की जरूरत है। हम्म। तो बिल्कुल मैं इसको कहूंगा कि बहुत सही कहा। और पिछले महीने भी रूबियो साहब ने हिंदुस्तान की प्रशंसा भी की थी बन हम्म। के। बिल्कुल बहुत अच्छा संकेत है, मैं ये दिख रहा हूँ जी। ठीक है, ये तो अपने आप में वाकई में बहुत अच्छे संकेत हो जाते हैं और मुझे लगता है कि डॉक्टर एलिशा, खासतौर से फिलीपींस की तरफ से ये बात कहना, और जब जाके फिलीपींस और चाइना के बीच में एक बड़ा चिंता या फिर बीच में एक अलग टेंशन ज़रूर नज़र आ रही थी, और पिछले कुछ वक्त से चाइना और भारत के साथ में भी एक अच्छी साझेदारी नज़र आई। हमने देखा था कि किस तरह से ब्रिक्स सम्मेलन में भी बात हुई आने वाले वक्त में, और कई और नए आयाम खुलते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी जगह हैं और वो लगातार हैं भी और उसमें चर्चा भी होती है, बट साइमल्टेनियसली पैरेलली अगर दूसरे रूप में नजर आती है, और फिलीपींस की बार बार इस रूप में बड़ी तारीफ करना, वो भी बहुत अहम मैसेज देता है। अब बिल्कुल बहुत अहम मैसेज है, बल्कि फिलीपींस में हिंदुस्तान की तारीफ, बल्कि मैं आपको बताता हूँ, पिछले महीने सितंबर 23 की खबर। हम्म। और ये तारीख मेरे को इसलिए याद है, September 23, हम्म। क्योंकि उस दिन मेरी बर्थडे भी होती है, अरे तो मेरे वाह, को ये बहुत खूब। क्या शुक्रिया। बात है तो जी। इसके लिए मेरे को ये खबर बड़े अच्छे से याद है, जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एम्फसाइज किया कि हिंदुस्तान का एक बहुत ही क्रूशियल रोल है हम्म। वॉशिंगटन की फॉरेन पॉलिसी में। ये हम्म। उन्होंने जब एस जयशंकर साहब यूएनजीए के कोई समिट में ये कहा था, और सब हम्म। डिस्कशन से ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, और हम्म। ये, और जो एग्जिस्टिंग टैरिफ्स तो थे बिल्कुल, हम्म। इसमें तो कोई शक की बात है, हम्म। वीजा रिलेटेड टेंशन भी थी हमारे हम्म। बीच में। आप हम्म। सोचिए, टेंशन हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान की प्रशंसा हो रही है, हम्म। हिंदुस्तान के हित में हो रही है बात। क्योंकि अमेरिका को भी कहीं ना कहीं मालूम है कि हम ज्यादा सख्त हुए हैं कहीं। हम्म। 25% टैरिफ, फिर से 25% टैरिफ, यानी कि 50% टैरिफ, कहीं ना कहीं तो एक छूट मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो जी जी जी। मार्को रूबियो की बिल्कुल सही है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी दिशा में, बहुत और सही मुझे दिशा में। लगता है कि इस मैसेज को डिकोड करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खासतौर से ये कहना, और जो फिलीपींस की तरफ से ये बात भी कही गई है कि भाई आसियान देशों का एक बहुत बड़ा, क्योंकि डायलॉग पार्टनर है इंडिया, और उसमें उनका ये कहना कि बहुत अहम भूमिका है भारत की, भारत आसियान को बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ उम्मीदें हैं, संकट के समय में भारत मदद कर सकता है, अगर इस तरह की बातें आती तो उस विश्वास को दर्शाता है। वेल, मेरे साथ में इस दौरान अमेरिका से रिपब्लिकन पार्टी की नेता पूर्णिमा नाजी भी जुड़ रही हैं। आपका बहुत स्वागत है पूर्णिमा नाजी इंडिया डेली की इस चर्चा में। आप ही से समझना चाह रहे हैं, पिछले कुछ वक्त से लगातार ऐसा लग रहा था कि शायद अमेरिका का जो रुख है भारत के प्रति, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, एक कहा जाए कि गलत तरीके से एक इमेज पोर्ट्रे करने की बात हो, तो ऐसा लग रहा था कि शायद अमेरिका के मन में कुछ अलग बात है। लेकिन यहाँ पर रूबियो की तरफ से जो बातें कही, तो ऐसा लगता है कि वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? Thank you so much for having me. Namaste. Yes, it's a massive turnaround. But मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, शायद
आपके दर्शक नहीं समझे, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी। यस फर्स्ट प्लीज ऑफ मैम। ऑल ये बात ऐसा है कि अमेरिका, आप मार्को रूबियो के सिवा पीटर नवारो को देख लीजिए, आप लूट लिक नट को देख लीजिए। इट्स वेरी स्ट्रेंज दैट दे हैड, इट वाज अ कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट अटैक। जैसे अमेरिका को डेड इकोनॉमी बोल देना, अमेरिका यस। की इंडिया की टैरिफ को महाराजा टैरिफ कह देना, कहना कि वहाँ पे बैरियर है एक्सेट्रा। यहाँ की जो सिचुएशन है वो एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका चाहता है कि इंडिया के मार्केट अमेरिका के लिए खुले, और जीएमओ प्रोडक्ट जो यहाँ पे मिलता है वो बेसिकली अमेरिका इंडियन को खिलाया जाए, और वहाँ पे ऑब्वियसली जो सिकनेस है वो बढ़े। हमारे फूड इंडस्ट्री कंप्लीटली हैज टेकन ओवर, बीन टेकन ओवर बाय बिग कॉरपोरेशंस, एंड इनकी हेल्थ केयर इज नॉट द कंसर्न। ये जीएमओ प्रोडक्ट ही बनाते। आज आज सिचुएशन यहाँ वहाँ पहुंच चुका है कि अमेरिका वहाँ से निकल के कह रहे हैं कि इंडिया इज ए इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। लेकिन आप ध्यान किसको दोगे? आज इंडिया की सिचुएशन मुझे समझ में नहीं आता। कोई भी कुछ भी बोल देता है, कभी भी बोल देता है। आप गलीबल होके समझ लेते हो कि दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। दैट्स नॉट हाउ इट इज गोइंग ऑन। दे आर ऑलवेज प्लेइंग पॉलिटिक्स, एंड अमेरिकन politicians are not stupid, they're very sharp and strategic also. And इंडिया को चारों तरफ से घिरा हुआ है। एशियन में आसियन मीटिंग में पीएम मोदी तो गए नहीं है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प किया क्या है, उन्होंने कैम्बोडिया को खरीद लिया ऑलमोस्ट। रेयर अर्थ का जो डील चल रहा था, चाइना नहीं दे रहे थे, वो उनके साथ बेसिकली लिटरली जाके ऑल्टरनेट डील कर दिया ना। थाईलैंड हो, कैम्बोडिया हो, फिलीपींस हो, एक्सेट्रा। तो अमेरिका का फोकस क्या है? अमेरिकन इंटरेस्ट है। इंडिया का फोकस क्या है? इट्स नॉट ऑलवेज इंडियन इंटरेस्ट। हम गलीबल गलीबल बातें में आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया एट द एंड ऑफ द डे इज अलोन। हिंदूज आर ऑलवेज अलोन, नोबडी इज गोइंग टू बी देयर टू सपोर्ट यू। यू हैव सीन दैट इन पहलगाम। तो आपको एक बातों में मत जाना चाहिए। दैट इज माय रिकमेंडेशन टू हिंदूज एंड इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप किसी की बातों में मत जाइए। बहुत बढ़िया, कोई कुछ कुछ कोई ने अच्छा बोल दिया, कभी नेक्स्ट डे भी तो बोलने वाले होते हैं ना, जो पीछे और पीछे मुझे लगता है जाके पूर्णिमा जी सीधे यही बात मारेंगे। है, देखिए कि कई बार जब गले लगाने की बात होती है तो हम ना इतने खुश होते हैं, और ना ही जब अगर थोड़ी सख्ती बरतने की बात होती है तो ना हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम अपने स्टैंड्स पर क्लियर हैं। वेल, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ में है। पाकिस्तान से पीएमएलएन की नेता उज़्मा कारदार जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कौल भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ में मौजूद हैं। विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं संजीव श्रीवास्तव जी आपका रुख करते हुए जरा आप मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, फिलीपींस के जो प्रतिनिधि मौजूद है आसियान समिट में, उनकी बात उनकी तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से बड़ी बातें, एक तरह से ये कहना कि भाई भारत बहुत इंपॉर्टेंट है आसियान के लिए भी, दूसरी तरफ उनकी तरफ से, ठीक है, शायद यहाँ पर आवाज़ नहीं पहुँच रही उज़्मा जी को, मैं चेक करवाती हूँ उज़्मा जी। दूसरी तरफ संजीव श्रीवास्तव जी ये कहना खासतौर से अमेरिका के प्रतिनिधि की तरफ से कि अगर इंडिया के साथ में हम आगे बढ़ें या पाकिस्तान के साथ में अगर आगे बढ़ें तो इंडिया को दरकिनार करके या नज़रअंदाज के नहीं आगे बढ़ा जा सकता। ये दोनों ही बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैसेज के क्या मायने हैं सर? नैना जी, ये बयान एक स्टेट्समैनशिप जो मार्को रूबियो के अंदर स्पष्ट रूप से दिखती है, वो इस बयान में झलकती है। और यही जो बात है वो भारत भी अमेरिका से कहता है। भारत अमेरिका से ये कहता है कि हमारी आपकी जो कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच के संबंध विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है, और ये सिर्फ दो सरकारों के बीच के संबंध नहीं है, बल्कि पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत गहरा है। पूर्णिमा नाथ जी वहां बैठी हुई हैं, और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि किस तरीके से जो 5 मिलियन स्ट्रांग इंडियन डायस्पोरा, जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने भारत और अमेरिका के संबंधों को बनाया है, गढ़ा है, गहरा किया है। और भारत के अनेक प्रधानमंत्रियों ने, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से अगर स्टार्ट करें 2000 से, तो अनेक राष्ट्रपतियों ने, और हमारे वाजपेयी जी से स्टार्ट करें तो हमारे प्रधानमंत्रियों ने इन संबंधों को बनाया है, क्योंकि जिसकी जो स्ट्रेटेजिक लॉजिक है
वो बहुत ही स्पष्ट है, जो कि प्रेसिडेंट ओबामा ने कभी कही थी कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स में एक है। और ये जो पार्टनरशिप है इसका इंडो पैसिफिक रीजन में विशेष रूप से बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में आप जानते हैं ये जो रीजन है ये विश्व का 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मोस्ट हैपनिंग, मोस्ट डायनामिक रीजन इन द वर्ल्ड अगर कोई है अभी तो वो इंडो पैसिफिक रीजन है। और इस इंडो पैसिफिक रीजन में भारत सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इंडो पैसिफिक रीजन में आप जानते हैं कि चाइना जिस तरीके से अपने डोमिनेशन को स्थापित करना चाहता है, पूरे साउथ चाइना सी के 90% भाग पर वो अपनी जो इमेजिनरी 9 डैश लाइन के माध्यम से एकाधिकार का दावा करता है। सिंकाकू आइलैंड हो, भारत के क्षेत्र हो और साउथ चाइना सी के जो राष्ट्र हैं उनको लगातार वो उनके ऊपर एक दबाव बना के रखता है। ताइवान को तो हड़प ही लेना चाहता है। तो ऐसे में ये जो इंडो पैसिफिक रीजन जो कि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, उस पर एक अथॉरिटेरियन जो खतरा है वो चाइना का स्पष्ट रूप से दिखता है। और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यदि अपने जो ट्रीटी एलाइज हैं, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस और जितने भी अन्य पार्टनर्स हैं, यदि उन सभी के बीच में अपने एक प्रभाव को बनाए रखना है तो उसे भारत के साथ कोऑपरेट करना ही होगा। और ये जो इंडो पैसिफिक रीजन की अमेरिका की स्ट्रेटजी है उसमें भारत सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे है। और भारत की भी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसमें अमेरिका का भी महत्व है। मैं ये कहूंगा क्वाड की जो पार्टनरशिप है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है जो चाइना के विस्तारवादी मंसूबों पर लगाम लगाने के लिए बेहद आवश्यक है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारत और अमेरिका की जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसमें कहते हैं अंडर द सन कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है जो आज डिस्कस नहीं होता हो। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है और इस पार्टनरशिप को कोई भी सरकार, अमेरिका की हो चाहे भारत की हो, इग्नोर नहीं कर सकती। और इन संबंधों का जो मैं भविष्य है उसकी चूंकि नींव बहुत बड़ी गहरी है, हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर, साझा चुनौतियां, और इसी वजह से इन संबंधों का भविष्य उज्जवल है। लेकिन मार्को रूबियो के बयान पे आते हैं। मार्को रूबियो ने जो बात कही है वही बात भारत भी कह रहा है कि आप भारत के साथ जो संबंध वो कह रहे हैं कि हम बनाएंगे नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान। यही बात भारत कह रहा है कि हम आप अमेरिका के साथ संबंध बनाएंगे बट नॉट एट एक्सपेंस ऑफ रशिया। ये जो हमारी जो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है, अमेरिका के साथ और मुझे लगता है संजीव जी शायद यही बात जब रूबियो से सवाल जवाब किए भी गए तो बाकायदा उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। और इसी सवाल को मैं धीरज कौल के पास में लेकर जाना चाह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बात का एक तरह से जिक्र भी किया कि ठीक है इंडिया समझदार है और इंडिया बखूबी समझता है, भारत समझता है डिप्लोमेसी में कई बार सभी से आपको रिश्ते बनाने के लिए कुछ आपको ऊपर नीचे कुछ अलग अलग चीजों को देखना पड़ता है। बाकायदा उनकी तरफ से इस बात को लेकर यह भी कहा गया कि ठीक है इंडिया पाकिस्तान के साथ में वो अपनी साझेदारी एक बार फिर से नए रूप में तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या ये जो पाकिस्तान के साथ में नजदीकी है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की बात है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये साझेदारी की चर्चा तो पहले से शुरू हो चुकी थी। तो लोगों का उन्होंने एक तरह से जितना भी कंफ्यूजन था उसे भी वो दूर करते हुए नजर आए थे। लेकिन धीरज कौल, खासतौर से परसेप्शन की बात है, पिछले कुछ वक्त में हमने देखा था यूएस की तरफ से जब टैरिफ लगाने की बात हुई थी तो दुनिया में एक अलग परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा कि हमें गले लगाया है और अमेरिका ने इंडिया को एक तरह से टैरिफ लगाते हुए पीछे की तरफ कर दिया है। तो ये परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परसेप्शन तोड़ने की कोशिश है, परसेप्शन टूटा इससे। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड एक्चुअली इस स्पेसिफिक लाइन पे जो मैं पिछले 6 महीने से बात कर रहा हूँ बार बार आप ही के शो पे, एंड अनफॉर्चुनेटली नोबडी एग्रीज। आई एम हैप्पी मिस्टर श्रीवास्तव आई स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज टुडे। आई 100% एग्री। इंडिया यूएस टाइज मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि 20-25 साल का हार्ड वर्क है पॉलिटिशियंस का, डिप्लोमेट्स का, इंडियन डायस्पोरा जो इंडियन एम्बेसडर्स हैं जैसे मोदी जी बोलते हैं। मैं आपको एक्चुअली नंबर्स में बात करूँ बिकॉज आई एम इन द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। अगर हम यहाँ पे आबादी देखें तो तकरीबन 5 to 5.1 मिलियन इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जिसमें से 2.8 मिलियन फर्स्ट जनरेशन है और 2.3 जो यूएस बॉर्न इंडियन एंसेस्ट्री के हैं। अगर हम टैक्स पेयर्स की बात करें तो भारतीय मूल के लोग सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं इन पॉपुलेशन अकॉर्डिंगली एथनिसिटी। तकरीबन मीन एवरेज हाउस होल्ड इनकम $1,36,000 है, जो अमेरिकन हाउस होल्ड इनकम से कहीं ज्यादा है। अगर आप क्राइम की बात करें, वन ऑफ द लोवेस्ट, सो वेरी पीसफुल कम्युनिटी जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड है।
तकरीबन 16 बड़ी कंपनियों के सीईओज भारतीय हैं जो फॉर्च्यून 500 में आती हैं। 978 बिलियन एज ऑफ जनवरी 2025 उसका रेवेन्यू है, नॉट मार्केट कैप इज इन ट्रिलियंस। इसके अलावा अगर हम देखें तो तकरीबन होटल इंडस्ट्री जो अमेरिका में है उसका 60% इंडियन ओरिजिन के लोग ओन करते हैं, जो तकरीबन $700 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया 2024-2025 के इनिशियल नंबर्स में। अगर इसके बाद अगर हम जाएं तो तकरीबन 72 आउट ऑफ 648 यूनिकॉर्न्स आर इंडियन ओन्ड। इसके अलावा 2,70,000 भारतीय मूल के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, 10 बिलियन कंट्रीब्यूट करते हैं। आई कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग जो साइंस वर्ल्ड से आते हैं वो समझते हैं पेटेंट्स को। जो अमेरिका का ग्रोथ इंजन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके पेटेंट्स जो 2% होते थे 2010 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। एज ऑफ टुडे दैट इज 10%, 10 विद अ डबल डिजिट। बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरी बात, जो NIH जो यहाँ पे ग्रांट्स देते हैं, मैं फिजिशियन हूँ, हेल्थ केयर के बहुत बड़े ग्रांट्स मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस के होते हैं, उसमें तकरीबन भारतीय मूल के लोगों की 13%, यानी कि आप ये भागीदारी बताने है। की कोशिश करें कि अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बात को शायद अब चाहे ट्रंप हो या फिर बाकी अब उनकी गवर्नमेंट इस चीज को समझती भी है। परसेप्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक उनको उन्हीं को उल्टा पड़ रहा था। मैं आपकी पहली बात से एग्री करता हूं कि भारत मूल की डायस्पोरा की बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आज से नहीं, आई वुड से लास्ट 15 ईयर से है टेक ग्रोथ के लिए। वो तो बहुत हेल्थ केयर, टेक, होटल इंडस्ट्री में तो अनबिलीवेबल इंटीग्रेशन है। और दूसरी बात, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा जो आपको शायद सुन के इंटरेस्टिंग लगेगा कि अगर हम नंबर्स पे जाएं तो जो भारतीय मूल की कम्युनिटी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिकली है, एजुकेशन वाइज है, मीन एवरेज एजुकेशन लेवल अंडरग्रेड प्लस है, तो कंपीट ही नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकंड आपने स्टेटमेंट दी, इस बात का ज्ञान हर पॉलिटिकल पार्टी को बहुत पहले से है। दिस इज नॉट अ आई ओपनर, दिस इज अ कॉमन इंफॉर्मेशन। लेकिन जो आप पहली बात बोल रही थी कि एक तरीके का परसेप्शन बिल्डअप, देखिए, आई रिस्पेक्ट ऑल द कंट्रीज। हमारे भारत में भारतीय मूल का हूं, भारत के जो नेबर्स हैं, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखना बहुत जरूरी है, भारत के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी। हैविंग सेड दैट, लेकिन ये एक डिस्ट्रैक्शन टेक्टिक है जो अनफॉर्चुनेटली कई मीडिया चैनल्स भारत के अंदर फॉलो करते हैं, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज फॉलो करती हैं। देखिए, अगर आप एक माल लेकर कैलकाटा से मद्रास जा रहे हैं, बीच में आप कहीं रुकते हैं, होटल में खाना खाते हैं, तो अगर होटल का ओनर ये समझने लग जाए कि वो माल का जो बायर एंड परचेजर है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होटलियर है जहां पे वो चाय पीने के लिए रुका है, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। आप पता नहीं क्यों भारत का मीडिया पाकिस्तान पे इतना फोकस्ड है। लेट देम ग्रो एंड डू देयर बिजनेस। हमारा कंपटीशन चाइना के साथ होना चाहिए। ये बात पता नहीं क्यों लोग नहीं उठ के समझ पा रहे। चाइना इस टाइम दुनिया में कहां पहुंच गया, इंडिया के बाद आजाद हुआ है चाइना। अगर आप नंबर्स देखें, इंडिया की जीडीपी से उसका कम था, पर कैपिटा इनकम कम थी। आज भारत की पर कैपिटा इनकम $2,200 है। बहुत काम करने की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में बहुत काम हुआ है। और मुझे लग रहा है देखिए हो भी रहा है। अब चीजें विजन और प्लानिंग उसी पर ही डिपेंड करता है। बिल्कुल करेक्ट। इसीलिए मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से काम करते हुए वॉकिंग ऑन एग शेल्स कर रही है। अब इस टाइम वर्ल्ड का जियोपॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बहुत खराब है। मैं फाइनेंशियली अटैच्ड हूं, मैं हेल्थ केयर में हूं और जियोपॉलिटिक्स इज माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। लेकिन हैविंग सेड दैट, बहुत आसान होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के शूज में बैठकर देखें, उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करते हुए, रिस्पॉन्ड ना करते हुए फॉलो करना पड़ रहा है, दैट इज वेरी कमेंडेबल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि ऑपोजिशन पार्टीज भी उनका मजाक उड़ाए बगैर उनका सपोर्ट करें, ताकि कंस्ट्रक्टिवली रिलेशनशिप इंडिया यूएस के बने। रिश्ता तोड़ने में 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन बनने में 25 साल लग गए। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव व्हाट वी स्पीक ऑन मीडिया अबाउट। यस, नो डाउट धीरज जी। देखिए, यही बात हो जाती है, परसेप्शन हर चीज का बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं आगे भी चर्चा करती हूँ। मैं उस्मा जी का रुख कर लेती हूँ। उस्मा जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? पाकिस्तान से हमारे साथ में पीएमएलएन की नेता कनेक्टेड हैं, उस्मा कारदार जी। उस्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, पहुंच रही है।
अच्छा, उस्मा जी, वही बात परसेप्शन की जो हो जाती है, और यही जो मेरे साथी अभी पैनलिस्ट धीरज कौल जी कह रहे थे कि जैसे ही इंडिया या पाकिस्तान की बात होती है तो सभी का रुख बड़ा अलग हो जाता है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को लेकर परसेप्शन कुछ समय पहले एक ऐसा बनाने की कोशिश की गई थी कि भाई अमेरिका ने पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की तो इंडिया को पीछे की तरफ कर दिया, और इसमें बहुत खुशियां मनाई जाने लगी। आवाज आपकी कट रही है बीच में। अच्छा, लेकिन अब आज ये कहा गया है कि पाकिस्तान से दोस्ती तो हो रही है लेकिन इंडिया की दोस्ती के नाम पर नहीं होगी, उनके रणनीतियां अलग हैं, सारे परसेप्शंस जो हैं उनको तोड़ दिया है आज। जी, आपने मुझसे सवाल किया ये? जी 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 उस्मा जी, यस। अच्छा, एक तो ये मेरे ख्याल में कनेक्शन जो है बीच में बार बार कट रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। आपको आवाज आ रही है? अच्छा। उस्मा जी, मैं आपको दोबारा देखिए, बात सारी ये है जी जी कि जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया, परसेप्शन बहुत मैटर करती है, और इस वक्त परसेप्शन पूरी दुनिया में ये है कि पाकिस्तान जो है एक रीजनल पावर बन के उभरा है, और एक बहुत बड़ी उसने एक विक्ट्री यहाँ पे उसको मिली है, जिसमें आप लोगों को माजरत के साथ बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब जहां जहां भी हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल गए हैं, उनकी बड़ी पजीराई हुई है, उनको बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया गया है, और हमारी जो रिलेशनशिप है इस वक्त सारी जो पावरफुल कंट्रीज हैं दुनिया में, उनके साथ एक अच्छे लेवल पे जा रही हैं। आप देखें कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारे पीएम की और फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, फिर उनकी चाइना के प्रेसिडेंट से हुई, उनके प्यूटन साहब से हुई, सऊदी अरेबिया के किंग से हुई। तो ऐसे ही मेरे ख्याल में इस वक्त हालात इंडिया के कुछ अपने ह्यूमन राइट्स की आपकी इतनी वायलेशंस हो रही हैं, ओह माय गॉड, और आपने खालिस जैसे कहीं आप बलूचिस्तान की बात तो नहीं कर रही हैं? बलूचिस्तान में जैसे बात ह्यूमन राइट्स मैं बात कर रही हूँ कि जो आप सारी दुनिया में सिख लीडरशिप के पीछे हाथ धो के पड़े हैं और उनको मार रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो अमेरिका हो, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी सिख कम्युनिटी उसको देख रही है, और वो कह रहे हैं कि जी ये आप चुन चुन के हमारे लीडरशिप को जो आपका रॉ जो है वो मार रहा है, तो ये हम तो नहीं कर रही है, तो आप कर रहे हैं। आपने अपनी परसेप्शन दुनिया में खुद खराब की है। अगर आप ये ना पता है उस्मा जी, मैं बार बार कहती हूँ ये एंटी इंडिया सिंड्रोम जो है ये बड़ा खतरनाक है। मैं आपसे बात कर रही हूँ एक अच्छे टर्म्स और परसेप्शन की, आपको एक अलग मैं बोली प्लीज, अगर पीसीआर सुन रहे हो अन्य गेस्ट का भी ऑडियो ऑफ करें प्लीज, संजीव जी और बाकी सबका भी। पूरी दुनिया में मैं यही तो बात कर रही हूँ। संजीव जी की आवाज नहीं आ रही, लेकिन वो कुछ कह रहे हैं। कार्ड खेला हुआ था कई साल से, आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। संजीव जी अनम्यूट कीजिए प्लीज अपना ऑडियो। कार्ड जो है वो खत्म हो गया है, सबको पता लग गया है कि ये आप जो है एक्सपोर्ट करते हैं। उस्मा जी अब पाकिस्तान के बारे में बात करें, पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों के बारे में बात हो रही है, भारत को कहां से ला रही है बीच में? नहीं भारत को ये कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध अलग हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध अलग हैं, तो आप भारत के ऊपर ही क्यों फोकस्ड हो जाती है? पाकिस्तान की यही सबसे बड़ी समस्या है कि सब कुछ भारत के ऊपर ही आप छोड़ देते हैं। अपने देश को तो बनाइए, अपने देश का आधार तो मजबूत कीजिए। अपने ऊपर लेजर गाइडेड बम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और भारत में आपको ह्यूमन राइट वायलेशन नजर आ रहे हैं। ये क्या बात हो गई? कश्मीर में वहां पर आप क्या कर रहे हैं, बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, उनके बारे में आप बात कीजिए। अपने देश की स्थितियों के बारे में बात कीजिए। सारा दिन रात जो है प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की ISI के खिलाफ। मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? आप ये सुनिए, आप बरगलाने की बातचीत पाकिस्तान की तरफ से जाती है। पूरी दुनिया में शिकस्त का सामना ठीक है, आप अमेरिका की बात कर रही हैं। ठीक है, मैं अलीशा का रुक करूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी पूर्णिमा नाजी का हिट करते हैं। तो आप ये आप देख लें कि अब मेरे पे आया है, देखिए ठीक है, अलीशा जी का रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर मैं पूर्णिमा जी से जवाब लूंगी। जी अलीशा। आपको इंटरप्ट नहीं किया मैडम। उस्मा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह कहा है कि पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है अमेरिका, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं।
उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान पहले से आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भारत के साथ उसकी अच्छी दोस्ती को कोई नुकसान नहीं है। उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या भारत ने अमेरिका पाकिस्तान की नजदीकी पर चिंता जताई, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय डिप्लोमेसी में समझदारी है, वो जानते हैं कई देशों से रिश्ते रखने पड़ते हैं, उनसे भी कुछ देशों से उनके रिश्तेदारी है, ये समझदारी भरी विदेश नीति का हिस्सा होता है। तो ये हम नहीं है, इसी बात को तो कम से कम समझ लीजिए आप। और मैं आ रही हूँ अलीशा, आ रही हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि पूर्णिमा जी से मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ, शायद उनको जवाब मिल जाए। पूर्णिमा जी, इंडिया या अमेरिका के रिश्ते तो अपने आप में बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के अगर लोगों के साथ में अमेरिका इतने ज्यादा नजदीकी बढ़ाता है, तो पाकिस्तान या फिर अमेरिका में बेसिकली उस चीज के क्या रिएक्शन से जरा ये भी समझाइएगा, क्योंकि कभी इसी पाकिस्तान के माध्यम से ही दहशतगर्दी का शिकार अमेरिका रहा है। ओसामा बिन लादेन को तो लोग अभी तक भूले भी नहीं है। देखिए, मैं उससे पहले एक बात कहना चाहती हूँ। उस्मा जी एक स्टेटमेंट उस्मा डाला जी, था कि उस्मा इंडिया करदार सुन जाके लीजिए, पूर्णिमा जी अमेरिका इंडिया से जुड़िए प्लीज, वो आप जरा सुन लीजिए, वक्त का बड़ा डिफरेंस है। उस्मा जी एक बात बताए थे कि सिखों के बारे में एक बात बताया था। मैं एक आंकड़ा देती हूँ आपको। 1947 में 1.5 to 2 मिलियन सिख हुआ आपको करता था पसंद नहीं पाकिस्तान होगा में। ये, आज आपको सिखों का इनसिक्योरिटी है। पॉपुलेशन उस्मा 5000 किरदार, भी यही नहीं है। दिक्कत है कि आप वहां पे सुनना नहीं मुझे एक बात चाहते, बताइए, सिखों को कौन मार रहा था? आप सुनना नहीं चाहते, जरा इंडिया सुन मार लीजिए रहा था या प्लीज। पाकिस्तान मार रहा था? और मैं हिंदूज की बात कर रही हूँ। वहां पे पाकिस्तान के पोर्शन में 1947 में 3.4 to 4 मिलियन हिंदू पॉपुलेशन हुआ करता था। आज गिन के चुन के आपको वो कितना मिलियन है वहां पे हिंदूज। तो हिंदूज को कौन मार रहा है? इंडिया जाके मार रहा है कि पाकिस्तान मार रहा है, मुसलमान मार रहा है? देखिए, ये जो बात होती है ना, ये मुस्लिम जो है ना, ये जो हर जगह में जाके कह रहा है कि हिंदूज और हिंदू नेशनलिस्ट। आप अमेरिकन मीडिया में देखिए, वो लिखने वाले भी मुस्लिम होते हैं। और यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन क्रिश्चियंस नेशनलिस्ट जो है वो मुस्लिम के साथ कोलैबोरेट करते हैं। और पाकिस्तान का जो अलाइनमेंट है अमेरिका की, वो दिस इज नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड एट ऑल। दिस हैज बीन फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। जब वो बांग्लादेश का 1971 का कहानी आया था, तब अमेरिका ने निक्सन ने वॉरशिप भेजा था पाकिस्तान को बचाने के लिए। अब तब लेकिन रशिया नहीं मुझे होता लगता तो है इंडिया उस्मा को जी को इंडिया ये को सारी चुप हो बातें जाता। समझ में नहीं आएंगी। पूर्णिमा जी एक बात जरूर और जरा समझाइए। बार बार उस्मा कहती हैं कि भाई पाकिस्तान के जो राष्ट्राध्यक्ष है, सेनाध्यक्ष है डोनाल्ड ट्रंप, उनसे कई बार मिले। अरे रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर डील हो गई उस्मा जी, आधी से ज्यादा चीजें बिक गई हैं। आपकी तरफ से उनको ये लालच दे दिया गया था अमेरिका को कि हम आपको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करेंगे, और इस लालच में गले पे गले मिलते जा रहे हैं। मैं गलत हूँ क्या यहाँ पे पूर्णिमा जी? देखिए, पाकिस्तान जो एक स्टेट है, इलिजिटिमेट स्टेट है मेरे हिसाब से। वो धर्म के आधार पे बना हुआ है, लेकिन धर्म तो वो फॉलो नहीं करते। वो मिलिट्राइज्ड स्टेट है। वो बेसिकली सिख बोलो या हिंदूज बोलो, सब माइनॉरिटीज को खत्म करे जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली क्रिश्चियन बढ़ रहा है वहाँ पे, आप देख लीजिए आंकड़ा। और ऑन टॉप ऑफ इट ऑब्वियसली वहाँ पे मिशनरीज जो जाती है ना यहाँ पे। और रिपब्लिकन पार्टी जो है वो उनके एट द एंड ऑफ द डे, आप रेयर अर्थ मिनरल की डील भी करो, एक्सेट्रा करो। अमेरिका तो अमेरिकन मिशनरी भेजेंगे ना, और क्रिश्चियन मिशनरी भेजेंगे ना। और मुझे लग रहा है कि थोड़े दिन देखिए के बाद सबसे वो इम्पोर्टेंट बात मुसलमान आसियान भी की हो नहीं जाती रहेंगे। है। आसियान समिट को लेकर जो बड़ी बातें इस दौरान कही गई है, मुझे अरे उस्मा जी सुनिए जरा, मैं जल्दी से डॉक्टर अली शाह का रुख कर रही हूँ, फिर बाकी अन्य गेस्ट का भी रुख करूंगी। डॉक्टर अली शाह, आप तो उस समय कुछ बात कह रहे थे, प्लीज आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा, मैंने आपको टोक दिया था। दूसरी बात, एक बात और जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि जब ये बात कही जाती है कि आसियान के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, फिलीपींस की तरफ से भी बात कही गई। उन्होंने कहा कि भाई जब क्राइसिस हो तो भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा जा सकता है। ओके, देखिए, माफ कीजिए, मेरे को समझ में नहीं आया पूना जी क्या कहने की कोशिश रही थी, वो क्लियर नहीं था मेरे को। मगर जो उस्मा जी ने बोला है, देखिए मैं कुछ पॉइंट उनके खुद को उनके तालीम के लिए मैं काउंटर करता हूँ। पहली बात, इनके वजीर आजम गए थे पाकिस्तान के वजीर आजम गए थे चीन, हमें 5 दिन रहकर आए हैं। क्यों गए थे? पैसे मांगने के लिए गए थे। चीन ने पैसे दिए? नहीं दिए। चीन ने भगा दिया वहां पे बेइज्जती करके, जाओ भाग जाते। आ जाते हैं कहां से पैसे मांगने के लिए, और फिर वहां से चीन से बेइज्जत होकर आए हैं शहबाज शरीफ साहब। पाकिस्तान, उस्मा जी मेरे को आप बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, पाकिस्तान बाग बेच रहा है चीन को गधों के माफिक। क्यों? क्योंकि कुछ पैसे तो आ जाए कम से कम। अच्छा, अब आप बोलते हैं कि भाई
जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। भाई जंग हारने के बाद कभी किसी को देखा है अपना प्रमोशन करते हुए? आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने प्रमोशन किया अपना? कभी किसी को देखा, किसी जनरल को टैंक के ऊपर चढ़ा हुआ है और टैंक के ऊपर 4 स्टार लगे हुए हैं? आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया है ये कांड? अच्छा, कभी देखा है कि कहीं किसी देश के वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्र प्रधानमंत्री साहब वो डरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से? क्यों ऐसा होता है कि शहबाज शरीफ साहब जब भी स्पीच देते हैं, मी एंड जनरल आसिम मुनीर, अभी तो फील्ड मार्शल बन गए वो अलग बात रही, क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए क्योंकि उनको डर है कि उनकी कुर्सी खा जाएगी वहां की मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री। अगर नाम ना लो तो उनको मुर्गा बना देगी उनके टेबल के नीचे। तो आप इतने शांत कहते ना कि हमारे इतने स्टेट विजिट हुए, हमारे हेड ऑफ स्टेट यहाँ जहाँ गए वहां गए, जहां जहां गए उनकी बेइज्जती हुई। कभी आपने सोचा है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप साहब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान के चीफ है उनको न्योता देते हैं, आपके राष्ट्रपति को क्यों नहीं, आपके प्रेसिडेंट को क्यों नहीं? क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री हुकूमत चलाती है, बाकी सरकार तो खुद कठपुतली अरे सरकार सुन है। तो लीजिए उस्मा करदार, सुन तो लीजिए, आप सुनना ही नहीं चाह रही हैं। वन वे कम्युनिकेशन आप करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको। आप लोगों के पास रोने धोने के अलावा कुछ नहीं बचा। मैं हंस रहा हूँ जोर जोर से और ये रो रही जहाँ जाते हैं हमारी इज्जत होती है, हम तो जहाँ जाते हैं हंस रहा हूँ, आप मैं हंस रहा हूँ कि जोर से, और आप कह रही है आपके जो प्रधानमंत्री हैं उनसे किसी ने मुलाकात ही नहीं की, वो बेचारे अकेले जाके तो वापस आ गए कॉन्फ्रेंस से। मैं हंस रहा हूँ यहाँ पे जोर जोर से। मैं धीरज कॉल का भी रुक करूंगी। सुनिए, मैं धीरज कॉल का रुक करूं, मैं धीरज कॉल का रुक करूं। और आसियान में बेसिकली भारत की क्या क्या भूमिकाएं हैं जिसका जिक्र फिलीपींस की तरफ से किया गया, मैं उसका जिक्र करूं और उनसे समझने की कोशिश करूं। लेकिन अरे उस्मा जी सुन तो लो। अरे मैं आपको बता देती हूँ, आप बार बार अगर बात कह रही है ना अमेरिका अमेरिका अमेरिका, आप अमेरिका को आपको ये डर है मैडम कि अमेरिका जो बलूचिस्तान में जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कहीं हाथ पीछे ना खींच लेता, जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की बातचीत हुई है, आपको ये डर है अमेरिकी निवेश बलूचिस्तान के पसनी शहर में अरब सागर के किनारे नया पोर्ट डेवलप कर रहा है और बाकायदा उसको लेकर डील हुई है मैडम। और आप इतना खुश मत हुई, आपको जो सब्जबाग आपके पार्शियली आपको सब्जबाग दिखाने की कोशिश की गई। आपको ये लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता अमेरिका ने की और अमेरिका ने आपका साथ दिया। आप लोग जनता को गलत जानकारी देते ही गुमराह करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, पिछले साल पाकिस्तान और अमेरिका में 10 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। सुनिए जरा, 2024 में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में 10 अरब से ज्यादा डॉलर का व्यापार हुआ था। 2023 के मुकाबले ये ज्यादा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ जरूर लगाया। आप समझिए, जो व्यापार है वो बाकायदा मैडम बलूचिस्तान में पोर्ट बनाने की परमिशन दी है। आपको इसी बात का डर था कि कहीं अगर टैरिफ लगा दिया तो पाकिस्तान तो पूरा लुट पिट जाएगा। वैसे ही तो परेशानी है, फिर किसके सामने आप जाएंगे? रिपोर्ट भी हुए हैं, ये भी हमें पता है, ये भी हमने देखा है। तो अब आप कोई कायदा कानून फॉलो करें ना बाकी ममालिक में। हर एक जगह जी प्लीज दावा करता हूँ आपको कि आप बोल नहीं पाएंगे उस्मा जी मेरे आगे। दावा करता हूँ मैं बोलूं? जी प्लीज, फिर मैं धीरज जी करूँ। जी बोलिए उस्मा जी। देखिए उस्मा जी, आपको अपने मुल्क की मैं हंस रहा हूँ, जोर से हंस रहा हूँ और आप कह रही है रो रही हो। आपने नेशनल टीवी पे बोला है, मतलब आप हंसी को आप रोना बोलते हो, आप रोने को हंसी बोलते हो। मैं कुछ एक पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ। जी प्लीज एक पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ। कल की खबर है, हमारे सुपर हीरो सलमान खान। मैं हंस रही हूँ कि रो रही हूँ इस वक्त, ये बता दें। रो रही हूँ ये बताएं। अरे मैं तो चाहती हूँ कि देखिए उस्मा जी आपकी मुस्कुराहट बरकरार रहे। वेल फ्रस्ट्रेशन की इंतहा हो रही है। अरे ठीक है फ्रस्ट्रेशन है कि मैं
चाहती हूँ आर्य कि देखिए कितनी अच्छी डिबेट है जिसमें पाकिस्तान और assurances मांग हिंदुस्तान रहे के हैं। दोनों ही गेस्ट जो है क्या बड़े बात मजेदार नहीं हैं। कर रहे हैं ठीक आप? है पाकिस्तान ठीक है, को मैं इंडिया देखिए को ऐसे है। टाइम किल होगा, ऐसे टाइम किल होगा, प्लीज बोल रहा उस्मा है। जी, इंडिया जो उस्मा है वो करदार क्या प्लीज, बहुत सबकी मासूम बातों को रोने सुनने से का आया मौका। है, मैं इंडिया जल्दी से का धीरज क्या कौल जी कर का रही रुख कर रही हूँ। धीरज कौल, फिलीपींस की तरफ से अगर आसियान में खासतौर से भारत के योगदान की बात होती है, बतौर डायलॉग पार्टनर उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि आसियान में भारत की भूमिका अहम है और बहुत इंपॉर्टेंस है। जरा मैं चाहूंगी आप ही जरा समझाइए कि भारत का क्या अहम योगदान और क्या भूमिका रहती है आसियान में। देखिए, नमस्कार। पहले तो आपका चैनल इज सीरियस चैनल, मुझे लगता है हमें सीरियस मुद्दों पे फोकस रहना चाहिए। और अगेन हैविंग सेड दैट, you know, as an informed citizen of the world is a flat place now। हम लोग सभी चाहते हैं हर देश प्रोग्रेस करे और पाकिस्तान के लोग भी प्रोग्रेस करें, बिल्कुल, सब इसमें कोई चाहते दो हैं। राय नहीं जी। है। और इससे इंडिया का भी फायदा होगा, उनका भी होगा। तो एक दूसरे पे इल्जाम इससे सबका कुछ अपना अपना लेट्स तरीका होता है धीरज जी, इसलिए ठीक है, लेट इट बट बी। यस, बट माय पॉइंट इज द वर्ल्ड इज फेसिंग अ लॉट ऑफ क्राइसिस। ये टाइम सीरियसली साथ मिलने कर काम करने का है। ठीक है। हैविंग सेड दैट, और एक 10 सेकंड्स में एक पॉइंट बोलता हूं, बिकॉज आई वर्क विद नंबर्स। आप नंबर्स उठाकर देखिए, आजादी के बाद भारत के अंदर जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उनकी इंटीग्रेशन, इकोनॉमिकल ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ कंपेयर टू वेस्ट पाकिस्तान में क्या है, आपके सामने सब दिख जाएगा। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे Having लगता है said कि that, इंडिया में इस तरह की तमाम नीतियां हैं और उसमें कोई Correct. शक नहीं। आप नंबर्स के साथ में देखते हैं तो आप उन नीतियों को Correct. भी पकड़ेंगे, बल्कि कई बार तो यही नाराजगी होती है कि इंडिया में बाकी जो बहुसंख्यक हैं उनके लिए इतनी नीतियां नहीं है जो अल्पसंख्यकों के लिए Absolutely. हैं। Yes. Absolutely. Or matter of fact, that's the beauty of democracy, to Yes. protect the minorities. Yes. That is the beauty of democracy. सफल डेमोक्रेसी वही होती है जो कतार में आखिरी खड़े हुए इंसान का Definitely. सोचे, जो भारत सोचता है और इंडिया minorities बाकायदा का। अपनी इन सारी Correct. चीजों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी मेकिंग करता है। Yes, एब्सोल्युटली, धीरज। आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। लेकिन कमिंग टू द क्वेश्चन यू आर सेइंग, देखिए, Yes. आसियान एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रोथ वाइज इकोनॉमिकल इंजन है पूरे वर्ल्ड का। अगर आप देखें आसियान के अंदर, आपको जान के इंटरेस्ट लगेगा कि चाइना से मैटर ऑफ फैक्ट कई प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ क्लोथिंग जो इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया में गई हैं, वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस चाइना से निकाल के वहां भेजा गया है। और ये इसीलिए भेजा गया है ताकि सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया जाए। नंबर 2, जो वर्ल्ड के अंदर इस टाइम, मैं 3 चीजें बताता हूं आपको जो टॉप पे आती हैं। अगर हम एआई की बात करें तो एआई के पैरेलल, क्योंकि मैं एआई हेल्थ केयर पे, दैट्स माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, एआई के पैरेलल पे जो इस टाइम चीज चल रही है उसको बोलते हैं डाटा सेंटर। और रॉ मटेरियल का जो हम कभी भी इग्नोर करते थे, वो चाइना ने उस पे कंट्रोल दिखा दिया। 92% रिफाइनिंग ऑफ रेयर अर्थ। तो जिसके पास इस टाइम रेयर अर्थ है, जिसके पास चीप एनर्जी है और जिसके पास एफिशिएंट डाटा सेंटर्स हैं, वो रूल करेगा वर्ल्ड को। और उसके बाद एआई और रोबोटिक्स। तो इसके अंदर, आसियान के अंदर रेयर अर्थ की डिस्कवरीज हो रही हैं एज वी स्पीक। कंबोडिया में कल ही एक जगह में हैवी रेयर अर्थ, क्योंकि 70% चाइना में पाया जाता है वो। अब हैवी रेयर अर्थ इज व्हाट विल डिफाइन। इंडिया इज नंबर 4। मैं आपके चैनल पे Yes. फिर रिपीट करता हूं, इंडिया इज नंबर 4। ये मैं कई साल से दे रहा हूं। और पाकिस्तान के अंदर जो रेयर अर्थ निकले हैं, ये बहुत अच्छी खबर है वहां के लोगों No के लिए। doubt. उनकी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी होगी, लेकिन वो लाइट रेयर अर्थ हैं। और ये समझना आपके लिए जरूरी है, आपके दर्शकों के लिए, रेयर अर्थ इज नॉट रेयर। आई रिपीट माई सेल्फ, रेयर अर्थ इज नॉट रेयर। द हार्डेस्ट थिंग इज द टेक्नोलॉजी। उसको जमीन से निकालना, क्लीन करना इज द इजीएस्ट पार्ट। लेकिन उसको सेपरेट करना, वो 17 एलिमेंट्स को सेपरेट करने की जो Yes. टेक्नोलॉजी है, उस पे चाइना की मोनोपोली है। We तो did that story उसकी उसमें। हाँ, और ये Correct. वाली टेक्नोलॉजी भी दुनिया में हर किसी के पास में नहीं है, ऑफ कोर्स। करेक्ट। हैविंग सेड दैट, अब एशियान भारत की तरफ देखता है कि साउथ चाइना सी के अंदर कैसे इंडिया अपनी स्ट्रॉन्ग नेवी के साथ, यूएस के सपोर्ट के साथ प्रोटेक्शन दे। नंबर 1। नंबर 2, आईटी का इंटरफेस, क्योंकि भारत आईटी एक हब है, उसके नए डाटा सेंटर्स जो साउथ ईस्ट एशिया में क्रिएट हो रहे हैं, उसकी सर्विसिंग भारत के पास मिले। नंबर 3, पीपल टू पीपल एक्सचेंज। नंबर 4, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जिसपे शायद अभी तक बात नहीं हुई। सारे देश भारत को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी का हब देखते हैं, इंक्लूडिंग यूएस। इसीलिए भारत बार बार बोलता है कि यूएस एंड इंडिया आर नेचुरल एलाइज, बिकॉज यूएस इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। शायद इंडिया में जो डेमोक्रेसी, करेक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट, इधर यहाँ पे हमारी सिस्टर पूर्णिमा जी बैठी हैं, वो भी आपको बता देंगी, जो भारत के अंदर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है वो शायद यहाँ पर भी नहीं पाई जाती, जो लोगों को आजादी है।
वो बहुत ही अलग दुनिया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस टाइम पूरा वर्ल्ड भारत की लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का लोहा मानता है, और वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग वॉर्स और डोमिनेंसी, दैट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज इंक्लूसिव लीडरशिप। मोदी जी का आप कभी भी सुनिए, वो सब देशों को, सब रेसेस को साथ लेके चलना चाहते हैं। वो कभी भी थ्रेट किसी को नहीं देते और इंस्टिगेट नहीं करते। तो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज उनकी तरफ पॉजिटिवली देखती हैं, और हमारी पाकिस्तान की जो फ्रेंड बैठी हैं, इन्हीं की कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने मोदी जी की इस एस्पेक्ट की अप्रिसिएशन भी की है। अनफॉर्चुनेटली उस पॉलिटिकल पार्टी के कई लीडर्स जेल में हैं इस टाइम, तो ये तो उनका अपना इंटरनल इशू है, वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट। लेकिन थिंग्स आर मूविंग इन अ गुड डायरेक्शन। मैंने आप ही के चैनल पे हमास और ये गाजा वॉर रुकने की इंडिकेशन दी थी, और मैं बार बार बोलता हूं, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई थिंक वील हैव अ वेरी गुड न्यूज फ्रॉम यूक्रेन, ऑल्दो राइट नाउ थिंग्स लुक वेरी हीटेड अप। आपको पता ही है, मुझे लग रहा है कि वो उन्होंने उसका भी टेस्ट किया जिक्र है। यहाँ पर हुआ। मैं जल्दी से संजीव जी का भी इसी पर एक रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। संजीव जी, आपके लिहाज से खासतौर से अब वही परसेप्शन जब ब्रेक हुआ यूएस की तरफ से, बार बार ऐसा लग रहा था कि भाई वो एक अलग जो डैमेज है उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश, अब इसको इस रूप में जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि इंडिया कहीं से कहीं तक झुका नहीं। अब आसियान में इंडिया की भूमिका, ब्रिक्स में मजबूत होते टर्म्स, ये पूरी तस्वीर को व्यापक रूप में कैसे देखते हैं? देखिए नैना जी, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें आसियान केंद्र में है, आसियान की सेंट्रलिटी है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। और आसियान के अब जो 11 देश हैं, ईस्ट तिमोर भी अब नया सदस्य बना है, इन सभी राष्ट्रों के साथ भारत लगातार अपनी गहरे संबंध स्थापित कर रहा है। जो आसियान के साथ हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से ही है, साथ ही साथ अब भारत अपने जो नेवल एसेट्स का जो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट भी समय समय पर पूरे साउथ चाइना सी के अनेक जो राष्ट्र हैं आसियान के, उनके यहाँ करता है। और भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का जो हमारी टेरिटरी है, और वहां से म्यांमार की जो टेरिटरी है, वो जाहिर है कि हमारे लिए आसियान के लिए गेटवे जैसा है। और भारत आसियान को, जैसा कि मैंने कहा, अपनी इंडो पैसिफिक रीजन की जो स्ट्रेटजी है उसमें केंद्र में रखता है। और इसी वजह से ये जो आसियान की जो पूरी जो समिट है वो भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो इंडो पैसिफिक रीजन का जो क्षेत्र है वो 21वीं सदी का मोस्ट हैपनिंग और मोस्ट डायनामिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड है। और इस पूरे क्षेत्र में सभी विश्व की बड़ी महाशक्तियां, यहाँ तक कि रशिया भी चाहता है कि वो अपने इंडो पैसिफिक रीजन के प्रभाव को गहरा करे। जो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक जो एक कॉरिडोर बनाने की बात है, उसके माध्यम से रशिया भी इंडो पैसिफिक रीजन में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। लेकिन जो चाइना की जो मंशा है, चाइना की जो सोच है इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के, वो अनेक लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। चाइना पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करना चाहता है। साउथ चाइना सी के जो 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वो अपना एकाधिकार का दावा करता है, मोनोपोली चाहता है। तो ये स्वीकार नहीं है। और भारत, देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन हो या विश्व में कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए आज का ये जो नया भारत है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, वो अपना कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करेगा। ये जो भारत है, पूर्णिमा, ये नैना जी, ये पेरिफेरी पर बैठ करके घटनाओं को देखने वाला भारत नहीं है। ये भारत अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कंस्ट्रक्टिव तरीके से शेप करने में विश्वास रखता है। हम जो है राष्ट्रीय हितों को तो सर्वोपरि रखते ही हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को तो मेंटेन रखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भी कार्य करते हैं। वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर की भावना के साथ कार्य करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि भारत ये चाहता है कि पूरे विश्व में शांति हो, सुरक्षा हो। और सर, यही एक नीति है, यही एक नीति है। नहीं, एक बात मैं उस्मा जी के लिए कहना चाहूंगा कि जहां तक भारत और पाकिस्तान के संबंधों का प्रश्न है, पाकिस्तान की आवाम के साथ भारत का कोई बैर नहीं है। और पाकिस्तान यदि आतंकवाद के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शंस जब तक लेकर के नहीं दिखाएगा, आतंकवाद के विरुद्ध इररिवर्सिबल, वेरीफाइबल, क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक ये जो नया भारत है पाकिस्तान के साथ कोई एंगेजमेंट नहीं करेगा। ये बात मैं उस्मा जी, क्योंकि एक ट्रस्ट की जो बात है, वो ट्रस्ट ही सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ा इशू होता है। वेल, लेकिन कुल मिलाकर आसियान देशों से एक अलग मैसेज, एक अलग परसेप्शन जरूर जाता है, वो अपने आप में बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आसियान से कई बड़ी तस्वीरें नजर आती हैं और बड़ी उम्मीदें भी पूरी दुनिया को जरूर नजर आती हैं।